हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स जी के यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जनगणना 2027। देखिए, अभी 2027 की जनगणना काफी ट्रेंडिंग है, जो आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। शुरुआत करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न से। हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है, जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो देखिए, अभी 2027 की जो जनगणना है, ये भारत की 16वीं जनगणना है। यानी कि आपका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये भारत की 16वीं जनगणना है। यदि हम बात करें आफ्टर 1947 यानी कि स्वतंत्रता के बाद की ये कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्रता के बाद ये भारत की 8वीं जनगणना होगी। भारत में जो पहली जनगणना है ये 1872 में शुरू हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्षों पे जनगणना करवाई जाती है। हालांकि जनगणना जो होनी थी ये 2021 में शेड्यूल थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसको डिले किया गया है, जिसके कारण ही 2027 में अब जनगणना हो रही है। तो मेन रीजन रहा है जनगणना 2027 में होने का कि कोरोना जो आया था, यानी कि कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा? देखिए, जो 2027 की जनगणना है इसका आयोजन 2 चरणों में होगा। तो इसका दूसरा चरण जो है इसका आयोजन कब होगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका आयोजन दूसरे चरण का होगा फरवरी-मार्च 2027 में। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इसका आयोजन 2 चरणों में होगा, जिसका पहला चरण है 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलने वाला है, जिसमें मकान का सूचीकरण और आवास की गणना शामिल की जाएंगी। जनगणना 2027 के दूसरे चरण में मुख्य जनसंख्या गणना जो फरवरी-मार्च 2027 में होगी, कुछ स्पेसिफिक एरिया है जैसे कि हिली एरिया जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये जो चरण है ये अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा दूसरा चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के पहले चरण में क्या किया जाएगा? तो देखिए, जो 2027 में पहला चरण जो अभी चल रहा है इसमें क्या होगा? इसमें जो मकान है इनका सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना से संबंधित है। ये चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलने वाला है। इसमें देश के सभी मकानों की सूची तैयार की जाएगी और उनसे जुड़ी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, इंटरनेट आदि की जो जानकारी है इसको कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का दूसरा चरण किससे संबंधित है? तो देखिए, पहले चरण में हमने क्या देखा कि मकानों की सूची तैयार की जाएगी, और जो दूसरा चरण है इसमें मुख्य रूप से जो व्यक्ति हैं या फिर जनसंख्या की गणना है ये की जाएगी। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो जनसांख्यिकीय जानकारी है इसको कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्रों जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का दूसरा चरण कब शुरू होगा? तो कुछ स्पेसिफिक एरिया जैसे हमने पहले बताया हिली एरिया है, इसमें जो जनगणना का दूसरा चरण है ये शुरू हो जाएगा अक्टूबर 2026 से ही। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुदर्शन पटनायक को अपॉइंट किया गया है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, सुदर्शन पटनायक ये कौन है? ये सैंड आर्टिस्ट यानी कि रेत कलाकार हैं। इनको जनगणना के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनके बारे में एक एडिशनल पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो सुदर्शन पटनायक हैं इनको 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के शुभंकर की क्या नाम है? तो देखिए, जो शुभंकर है जनगणना 2027 की प्रगति और विकास, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो प्रगति है ये महिला गणना करता है और विकास जो है ये पुरुष गणना करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जनगणना के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया पूरी करने वाली पहली नागरिक कौन बनी है? ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें जो स्वगणना प्रक्रिया है इसमें गणना प्रक्रिया पूरी करने वाली जो पहली नागरिक है ये बनी है आपकी अभी जो इंडिया की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्पष्ट का। ठीक है, एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनगणना 2027 के लिए स्वगणना यानी कि सेल्फ इनुमरेशन प्रक्रिया पूरी करने वाली पहली नागरिक बनकर एग्जाम्पल पेश किया है। जनगणना 2027 के पहले ही दिन लगभग 55,000 परिवारों ने स्वगणना पोर्टल का उपयोग किया। यह डिजिटल भागीदारी और जन जागरूकता का एक प्रकार का संकेत आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए कुल बजट कितना निर्धारित किया गया है? तो देखिए, जो 2027 की जनगणना है इसके लिए जो बजट है ये निर्धारित किया गया है 11,718.24 करोड़ रुपए, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार ने इतने बजट की स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वगणना सुविधा किस माध्यम से उपलब्ध होगी? तो देखिए, जो स्वगणना सुविधा है ये ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध होगी। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। बात करें हम स्वगणना सुविधा की, तो यह सुविधा एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल यानी कि https://se.census.gov.in के माध्यम से उपलब्ध होगी। यह पोर्टल 16 भाषाओं जिसमें असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु, उर्दू, इन 16 भाषाओं में ये पोर्टल पे भाषाएं हैं 16 होगी जिसमें जानकारी उपलब्ध होगी। उत्तरदाता अपनी जानकारी स्वतंत्र रूप से भर सकते हैं, जिसके बाद एक विशिष्ट गणना यानी कि ACID जनरेट की जाएगी। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर ही यूजर गाइड, फ्लो चार्ट, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, आवश्यक टूल टिप्स, ट्यूटोरियल वीडियो और उत्तरों की जांच के लिए विकल्प दिए गए हैं। गणनाकार घर घर दौरे के दौरान इस डेटा की पुष्टि करेंगे और इसे मुख्य गणना डेटा के साथ स्वीकृति करेंगे। यह आपका प्रोसेस जो स्वगणना प्रक्रिया है इसकी। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। बेसिकली ये वेबसाइट जो है इसका नाम, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे ये हो जाता है कि ये पोर्टल जो है 16 भाषाएं इसमें शामिल होगी, और कुछ जो 16 भाषाएं हैं इनके नाम आप एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है, यानी कि मोटो क्या है सेंसस 2027 का? तो इसका जो मुख्य नारा है, जन भागीदारी से जन कल्याण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जनगणना 2027 का मुख्य नारा है जन भागीदारी से जन कल्याण। इसका अर्थ है कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से समाज का समग्र विकास और कल्याण संभव है। ये नारा नागरिकों को जनगणना में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है ताकि जो सटीक और उपयोगी डेटा प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है? तो देखिए, जो जनगणना 2027 की रेफरेंस डेट है यह 1 मार्च 2027। ठीक है, जो सामान्य क्षेत्र है इनके लिए 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि संदर्भ तिथि है। जनगणना डेटा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए जो जनगणना डेटा है उसका उपयोग किया जाता है। जनगणना डेटा गोपनीय और सुरक्षित होता है। इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय और नीतिगत योजनाओं को निर्धारित करने के लिए ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना के तहत एकत्र किया गया डेटा कैसा होता है? तो देखिए, जो जनगणना के तहत डेटा एकत्र किया जाता है ये गोपनीय रहता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में जनगणना का संचालन किसके अधीन किया जाता है? तो भारत में जनगणना का जो संचालन है ये किया जाता है गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है। इसे रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय संचालित करता है। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त किससे संबंधित है? तो ये है जनगणना कार्य से संबंधित। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जनगणना से संबंधित प्रमुख संस्था है। ये जनगणना के संचालन, डेटा संग्रह और विश्लेषण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखो, जनगणना 2027 की जो सबसे प्रमुख विशेषता है ये कि ये भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। इसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए डिजिटल टूल का उपयोग किया जाएगा। ये प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और सटीक होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं भरने की सुविधा किस माध्यम से दी जाएगी? तो ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1931 के बाद पहली बार जनगणना में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए 1931 के बाद पहली बार जनगणना में जाति जनगणना को शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। HLBC यानी कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर क्या है? तो ये है वेब मैप एप्लीकेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HLO मोबाइल ऐप का मुख्य उपयोग क्या है? तो देखिए जो HLO मोबाइल ऐप है इसका उपयोग है घरों का डेटा सुरक्षित रूप से अपलोड करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CMMS यानी कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो देखिए जो CMMS है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका प्रमुख कार्य है जनगणना का प्रबंधन और निगरानी करना। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CMMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनगणना के प्रबंध और निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली समकालिक यानी कि एक साथ आयोजित जनगणना कब हुई? तो देखिए भारत में जो पहली समकालिक जनगणना है ये हुई थी 1981 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1981 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। जनसंख्या का सबसे प्रारंभिक उल्लेख किस काल में मिलता है? तो देखिए जो जनसंख्या इसका सबसे प्रारंभिक उल्लेख आपको मिल जाता है वैदिक काल में। वैदिक काल में ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से काल में कहाँ उल्लेख मिला है जनगणना का। तो वैदिक काल की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में जनसंख्या शब्द का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप को बताएं कि ये जो है राजनीति और प्रशासन से संबंधित बुक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें कराधान के लिए प्रजा, कृषि और संपत्ति के आंकड़ों का संग्रह किया जाता था। और अगर हम बात करें मुगल काल में तो अकबर के काल में जो आईने अकबरी है इसमें अबुल फजल द्वारा जनसंख्या और प्रशासनिक विवरण दर्ज किए गए हैं। ये कुछ ऐसे मतलब दस्तावेज या फिर विवरण है जहाँ पर जनसंख्या का उल्लेख मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? तो देखिए भारत में जो जनगणना है इसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार 1972 में जनगणना हुई थी, गिलार्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। ये असमकालिक यानी कि अलग अलग समय पे कराई गई जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है ये हुई थी 1951 में यानी कि 1951 में। स्वतंत्रता के बाद जो 1951 में जनगणना हुई थी इसके जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, R.A. गोपाल स्वामी ये थे आयुक्त। 1951 की जनगणना के काल में एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1881 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे W. प्लोउडन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1881 की जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? W. प्लोउडन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना थी। विश्व में आधुनिक जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो विश्व में आधुनिक जनगणना की शुरुआत सबसे पहले हुई थी स्वीडन में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1749 में पहली बार जनगणना की शुरुआत। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली लोगों की जो संख्या है या फिर कुल जनसंख्या है वो कहलाती है आपकी जनसंख्या घनत्व। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आपको सूत्र दिया मिले तो आप देखिए जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किमी में निवास करने वाली औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए जो कुल जनसंख्या है उसको कुल क्षेत्रफल से भाग देने पे निकलता है आपका जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो कहलाता है आपका लिंगानुपात। जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का। साक्षरता दर किस आयु वर्ग के लोगों पर आधारित होती है? तो देखिए जो साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी रेट ये होती है 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के ऊपर आधारित। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। साक्षरता दर निकालने के लिए एक जो आपका फॉर्मूला है, साक्षरों की संख्या
बटे 7 प्लस आयु वर्ग की जनसंख्या गुणे 100। ये होता है आपका साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट का फॉर्मूला। दशकीय वृद्धि क्या दर्शाती है, ये आपका अगला प्रश्न है। तो देखिए 10 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो आपका दशकीय वृद्धि कहलाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर किससे संबंधित है, तो 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की जो मृत्यु है वो कहलाती है आपकी शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। शिशु लिंगानुपात का संबंध किससे है, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में बालिकाओं और बालकों का जो अनुपात है ये कहलाता है शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भारत में जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 की है इसमें भारत में जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये निर्धारित किया गया है 2045 तक। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जनगणना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के महापंजीयक यानी कि RGI कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। इसकी धारा 3 और 17A के अंतर्गत यह कार्य भारत के पंजीयक यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की कार्यालय द्वारा करवाया जाता है। जो कार्यालय ये भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2027 में जातिगत गणना शामिल करने का निर्णय कब लिया गया है, तो जनगणना 2027 में जो जातिगत जनगणना है इसको शामिल करने का निर्णय 30 अप्रैल 2025 में लिया गया है। कैबिनेट समिति ने 30 अप्रैल 2025 को जातिगत जनगणना शामिल करने का निर्णय लिया। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना का विषय किस सूची में आता है, तो देखिए जनगणना का जो विषय है ये आता है संघ सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान की जो संघ सूची है इसकी 69 में जनगणना शामिल है। अच्छा, वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ये हैं आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मृत्युंजय कुमार नारायण ये वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना 2027 के पहले चरण में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कुल 33 प्रश्न। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है, तो देखिए ये 16 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है, तो देखिए जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है ना उसमें जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और भारतीय संविधान जो है वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, 12 अनुसूचियां हैं जिसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। जनगणना 2027 में डिफैक्टो मेथड किससे संबंधित है, तो व्यक्ति जहां जिस समय मौजूद है वही उसकी गणना ये है। जनगणना 2027 में डिफैक्टो मेथड का अर्थ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2027 में डी ज्योर मेथड किससे संबंधित है, यानी कि डी जूरी मेथड ये संबंधित है व्यक्ति के स्थायी निवास के स्थान के आधार पर गणना करना। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो देखिए जो जनगणना है 10 वर्षों में होती है सामान्यतः। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्षों में जनगणना होती है। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।